हेलो स्टूडेंट, पादपों में पादप पुष्प की संरचना अपन ने डिस्कस कर ली थी। और पुष्प में जो अपन ने प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखी जिसमें अपन ने बताया कि जनन क्रिया होती है। अब पादपों में जो जनन क्रिया है, लैंगिक जनन जो बात कर रहे हैं अपन, जैसे जंतुओं में पढ़ा था वैसे ही पादपों में लैंगिक जनन देख रहे हैं। और लैंगिक जनन के लिए जो जननांग है वो पुष्प में पाए जाते हैं, जो अपन ने पढ़े नर और मादा जननांग, जिनका वर्णन अपन ने किया। और इसके लिए जो लैंगिक जनन में जो पहले देखो स्टेप जो आ जाती है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करें अगर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो इसमें पहली स्टेप तो वही आएगी, लैंगिक जनन है तो देखो वही स्थिति आ जाएगी, युग्मक निर्माण। दूसरी स्टेप निषेचन क्रिया, और यहाँ तीसरी स्टेप जो आ जाएगी वो है पादप भ्रूण का परिवर्धन। पादप भ्रूण का परिवर्धन। और यहाँ पादप भ्रूण के परिवर्धन में अपन बात करेंगे बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण की बात की जाती है। तो लैंगिक जनन वही तीन स्टेप अपन ने पढ़ी थी जैसे जंतुओं में। सबसे पहले युग्मक निर्माण, फिर निषेचन क्रिया, नर और मादा युग्मक का मिलना, और फिर भ्रूण का परिवर्धन। ऐसे पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो पहले युग्मक निर्माण, उसके बाद में निषेचन क्रिया, और फिर पादप भ्रूण का परिवर्धन, यानी जिसमें अपन पढ़ेंगे बीज और फल का निर्माण। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं, ये जो तीन स्टेप बताई मैंने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, युग्मक निर्माण, निषेचन क्रिया और पादप भ्रूण का परिवर्धन। सबसे पहले बात करेंगे युग्मक निर्माण। पहली स्टेप जो बात कर रहे हैं अपन, युग्मक निर्माण। अब युग्मक निर्माण में जो अपन ने बताया नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग बताया था अपन ने कौन सा भाई, नर जननांग की जो बात की थी अपन ने पुमंग। पुमंग की एक इकाई बताई थी अपन ने पुंकेसर। पुंकेसर के तीन भाग बताए थे, पुतंतु, योजी और परागकोश। और परागकोश में अपन ने बताया परागकोश के प्रकोष्ठों में, और इनकी स्थिति अपन ने बता दी थी कि परागकोश में दो पालियां होती है, एक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। तो परागकोश का मतलब है दो पाली चार प्रकोष्ठ। परागकोश के प्रकोष्ठों में लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है, ट्वेन होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु, चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो दो होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जिससे चार युग्मक बनेंगे, वो लघु बीजाणु कहलाते हैं। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु को नर युग्मक या परागकण कहा जाता है। परागकण कहा जाता है। तो लघु बीजाणु जो है उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं भाई, नर युग्मक या परागकण कहते हैं। और ये कैसी कोशिका कैसी हो गई, अगुणित कोशिका हो गई। परागकण कैसी कोशिका हो गई, अगुणित कोशिका हो गई। अब इसी प्रकार से जैसे ये परागकोश में परागकण बने, पोलन ग्रेन, परागकण का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से बात कर रहे हैं अपन मादा जननांग की बात करें। मादा जननांग में बताया था अपन ने कि मादा जननांग को नाम देते हैं जायांग, और जायांग बना होता है अंडप से। एक अंडप के तीन भाग बताए अपन ने, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और अंडाशय में स्थित होता है बीजांड। अंडाशय में क्या स्थित है भाई, बीजांड स्थित है। बीजांड की कोशिकाओं में, बीजांड की कोशिकाओं जो होती है
उनको नाम दिया जाता है बीजांडसन, जो कि मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजांडसन कहलाती हैं। उनके अंदर विभाजन से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। तो बीजांड में मृदुतक कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर बीजांडकाय बनाती हैं। बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये भी कैसी हो गई भाई 2n, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु, और ये गुरु बीजाणु कैसी कोशिका होगी, अगुणित का निर्माण होता है। चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से एक गुरु बीजाणु, 4 में से एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर आकार में वृद्धि करता है और भ्रूणकोश मात्र कोशिका बन जाता है। तो इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर आकार में वृद्धि करता है और वो क्या बन जाता है भाई, भ्रूणकोश मात्र कोशिका। तो ये जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका है ना, इसमें ये भ्रूणकोश मात्र कोशिका आगे भ्रूणकोश का निर्माण करेगी। भ्रूणकोश मात्र कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका है ना, इसमें पहला जो इसमें होते हैं 3 समसूत्री विभाजन टोटल। ध्यान देना अब जो मैं बता रहा हूं, यहां से समझने वाले पॉइंट है 2-3, उनको विशेष रूप से ध्यान दे लेना। भ्रूणकोश मात्र कोशिका में टोटल समसूत्री विभाजन कितने होंगे, 3। आप ध्यान रखना, भ्रूणकोश मात्र कोशिका अगुणित है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित, लेकिन भ्रूणकोश मात्र कोशिका कैसी है, अगुणित है। और ये जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होंगे 3 टोटल। तो टोटल 8 अगुणित केंद्रक बनेंगे। अब जैसे ही पहला समसूत्री विभाजन होता है तो 2 अगुणित केंद्रक बने। उन दोनों अगुणित केंद्रक के बीच में रिक्तिका के दीर्घीकरण से दोनों बीजांड के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, बीजांड के विपरीत ध्रुव पर वो पहुंच जाते हैं। भ्रूणकोश मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 अगुणित केंद्रक वही n बनते हैं
जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, और ये पहुंचना किस वजह से हुआ? दोनों केंद्रक के बीच में रिक्तिका के दीर्घीकरण से विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। अब ये विपरीत ध्रुव जो हैं वो क्या हुए? एक तो निभाग और एक बीजांड द्वार। बीजांड जो होता है ना अंडाशय के अंदर, बीजांड का आधारी भाग तो कहलाता है निभाग, चैलजा, और ये बीजांड द्वार माइक्रोपिल जो होता है, माइक्रोपिल पाइल। तो एक तो चला जाता है निभाग पर, एक चला जाता है बीजांड द्वार के ऊपर। ये जो स्थिति है, एक बार मैं यहां दिखा देता हूं। अभी जो मैंने बोला है कि ये बताई थी अपन ने वर्तिका, ये बताई थी अपन ने वर्तिका, ये बताया था अपन ने वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर आए परागकण, परागकण का अंकुरण हुआ, बनी परागनली। क्या बनी भाई? परागनली। और इस परागनली, ये जो परागनली है ना, ये परागनली रसायन अनुचलन द्वारा परागनली बीजांड की ओर वृद्धि करती है। ये है रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन के द्वारा ये परागनली बीजांड की ओर वृद्धि करती है। अब बीजांड जो अंडाशय में स्थित होता है, अंडाशय में जो बीजांड स्थित होता है ना, उसमें ये भाग तो कहलाता है इसका निभाग, निभागी क्षेत्र। और इधर ये वाला जो भाग होता है, इसको, यहां वाला जो भाग है उसको नाम दिया जाता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। यहीं बता देता हूं मैं। सामान्य रूप से परागनली अधिकतर जो स्थिति है बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। कुछ में ये निभागीय प्रवेश भी होता है, कुछ में अध्यावरण से भी। बीजांड के जो अध्यावरण है, ये जो दिखा रखा है इंटीगुमेंट जो है, इंटीगुमेंट बोले जाते हैं अध्यावरण। ये दो अध्यावरण होते हैं। ये अध्यावरण जो बीजांड को घेरे रहते हैं, अध्यावरण जो होते हैं बीजांड के ऊपर, और ये अध्यावरण ही यहाँ पर छिद्रनुमा रचना बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं बीजांड द्वार, जहाँ से परागनली इसमें प्रवेश करती है। अब मैंने बताया ये जो गुरु बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, उसमें टोटल 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। पहला समसूत्री विभाजन होते ही 2 केंद्रक बनेंगे अगुणित, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर, एक तो निभाग की ओर और एक बीजांड द्वार की ओर, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर फिर उनमें दोनों पहुंच गए, वहां पर जाकर फिर होते हैं 2 समसूत्री विभाजन। दोनों कोशिकाओं में 2 समसूत्री विभाजन होंगे। तो बताओ दोनों सिरों पर टोटल कितनी कोशिका बनेंगी? 4 कोशिका बनेंगी। दोनों ध्रुवों पर, निभाग की ओर बीजांड द्वार पर टोटल कितनी कोशिका बनेंगी? 4। बताओ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, भ्रूणकोश जो मात्र कोशिका है उसके अंदर टोटल 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। पहला विभाजन होते ही 2 अगुणित केंद्रक बनते हैं, वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, एक तो निभाग की तरफ और एक बीजांड द्वार की तरफ। वहां जाकर तो मैंने बताया एक तो जो विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं, एक तो निभाग पर, एक बीजांड द्वार पर। तो विपरीत ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुव पर उपस्थित अगुणित केंद्रक में अगुणित केंद्रक में 2 समसूत्री विभाजन से जे 4-4 कोशिका, 4-4 केंद्रक, 4-4 अगुणित केंद्रक दोनों ध्रुवों पर बनते हैं, दोनों ध्रुवों पर बनते हैं। वापस ले लो। भ्रूणकोश मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 अगुणित केंद्रक बने, प्रथम समसूत्री विभाजन से
क्योंकि भ्रूणकोश मात्र कोशिका में समसूत्री विभाजन होंगे या नहीं है, जो विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं, एक निभाग पर और एक बीजाणु द्वार पर। विपरीत ध्रुव पर उपस्थित अगुणित केंद्रक में 2 समसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित केंद्रक दोनों ध्रुवों पर बन जाते हैं। अब इनमें से होता क्या है, जो 4 बने हैं ना, 4 में से एक केंद्रक इधर से और एक केंद्रक इधर से, ये तो आ जाते हैं सेंटर में, जो कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। तो 4 में से एक केंद्रक आ गए भ्रूणकोश के मध्य, वो यहां पर आ गए ध्रुवीय केंद्रक जो हैं, और दोनों साइड पर अब कितने बच गए, 3 बच गए। दोनों ध्रुवों पर कितने बच गए, 3 केंद्रक बच गए। दो केंद्रक किस में आ गए, सेंटर में आ गए। अब ये जो दोनों सेंटर में आए ना दोनों केंद्रक, वो तो मिलकर बन जाती है ध्रुवीय कोशिका। वो तो कौन सी बन जाती है, ध्रुवीय कोशिका। और ध्रुवीय कोशिका कैसी हो गई, 2n हो गई। n और n 2 केंद्रक मिल गए ना, तो वो दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलने से ध्रुवीय कोशिका बनी, वो बन गई 2n। और ये तीन दोनों तरफ अभी भी अगुणित रहते हैं, अगुणित केंद्रक रहते हैं। उनके बीच में भित्ति निर्माण से ये दोनों तरफ 3 अगुणित कोशिका बन जाती हैं। अभी मैंने बोले थे केंद्रक, भित्ति निर्माण हो गया तो कोशिका बन गई, दोनों तरफ 3 कोशिका बन जाती हैं, अगुणित कोशिका। इधर वाली जो तीनों अगुणित कोशिका बनती हैं, उनको नाम दिया जाता है प्रतिमुखी। निभागी द्वार पर जो बनती हैं, निभागी क्षेत्र पर, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिका इनको बोलते हैं। और इधर जो बनता है वो बन जाता है अंड समुच्चय। बीजांड द्वार की तरफ जो बनता है वो बनता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में एक तो होती है अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका। एक तो अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, उनके बीच में जो होती है अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, वो यहाँ पर होती हैं। तो इसका मतलब भ्रूणकोश के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भ्रूणकोश है ना, भ्रूणकोश के अंदर कोशिका तो है 7 और केंद्रक हैं 8। बताओ कैसे काउंट कराओगे, 7 कोशिका कैसे, 3 और 3 6 कोशिका, अगुणित कोशिका, और एक हो गई 2n कोशिका दोनों केंद्रक के मिलने से। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक, क्योंकि टोटल 8 केंद्रक बने थे, 2 बीच में आ गए, तो 7 कोशिका और 8 अगुणित केंद्रक जो बोले जाते हैं, ये स्थिति बताती हैं। अब देख लेना, ये और पूछ लेगा, 7 कोशिका में से द्विगुणित कोशिका एक ही है, बाकी 6 कैसी हैं, अगुणित कोशिका हैं। 7 कोशिका में से 6 अगुणित कोशिका और 1 द्विगुणित कोशिका, ये स्थिति रहती है। तो जो मैंने स्थिति बताई कि दोनों ध्रुवों पर बनते हैं 4 केंद्रक, प्रत्येक ध्रुव से एक अगुणित केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य आकर आ जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है भी ध्रुवीय केंद्रक, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। पोलर न्यूक्लियाई इनको नाम देते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका बना लेते हैं। तो ध्रुवीय केंद्रक तो दोनों जो बीच में आ गए भ्रूणकोश के मध्य, वो मिलकर बन गए ध्रुवीय कोशिका, वो तो 2n हो गई। निभाग ध्रुव पर या निभाग क्षेत्र में, निभाग ध्रुव पर 3
अगुणित कोशिका। ध्यान रखना, अब जो तीन तीन बचे दोनों तरफ वो कोशिका में डेवलप होंगे। 3 अगुणित कोशिका, प्रथम प्रतिमुखी सेल्स, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। और बीजाणु द्वार ध्रुव पर 3 अगुणित कोशिका, 3 अगुणित कोशिका अंड समुच्चय बनाती है, अंड समुच्चय बनाती है। इनमें से एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका कहलाती है। इनमें से एक तो होती है भाई अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका। एक तो अंड कोशिका कहलाती है और 2 सहायक कोशिका कहलाती है। अब यहां से जो अपन बात कर रहे हैं, जो स्थिति बन जाती है, अब देखो जो पराग नली आई, पराग नली में होते हैं 2 नर युग्मक, मेल गैमिट, 2 नर युग्मक बनते हैं। परागकण में अंकुरण के बाद में जो पराग नली बनती है उसका केंद्रक जो है परागकण का, वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बन जाते हैं। ये भी अगुणित कोशिका है, 2 नर युग्मक बन जाते हैं, मेल गैमिट, और ये दोनों नर युग्मक पराग नली के द्वारा यहाँ भेजे जाते हैं। जैसे पराग नली बीजाणु द्वार से प्रवेश करती है तो दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश करती है। तो सहायक कोशिका यहाँ पर पराग नली के प्रवेश में सहायक हो रही है, और फिर उन दोनों के बीच में जो अंड कोशिका स्थित होती है वहां तक पराग नली पहुंचती है। जैसे यहाँ पर पहुंचती है, पराग नली का अग्र जो शीर्ष है वो खुल जाता है या हट जाता है, और दोनों परागकण जो भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, नर युग्मक सॉरी, दोनों नर युग्मक जो है वो भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मुक्त होने के बाद में एक नर युग्मक तो मिलेगा अंड कोशिका से, एक नर युग्मक तो किससे बनेगा भी, अंड कोशिका से मिलेगा। तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना वो तो कहलाता है प्राथमिक निषेचन, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहलाता है। ये जो निषेचन है प्राथमिक निषेचन, एक अंड कोशिका एक नर युग्मक, वो तो बन जाता है द्विगुणित युग्मनज, जिससे भ्रूण का विकास होता है। और दूसरा जो नर युग्मक है वो जो सेंटर के अंदर जो ध्रुवीय कोशिका बन गई 2n, उससे जाके मिलता है दूसरा नर युग्मक। अब बताओ 2n ध्रुवीय कोशिका है और n नर युग्मक और आके मिलेगा, तो 2n से हो जाएगा 3n। ये है सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, द्वितीय निषेचन। तो ध्यान रखना, पुष्पी पादपों में निषेचन पाया जाता है द्वितीय निषेचन। निषेचन 2 बार हो रहा है, 2 नर युग्मक आ रहे हैं, एक नर युग्मक मिल रहा है अंड कोशिका से, वो तो है वास्तविक या प्राथमिक निषेचन, और उसे बनता है भ्रूण। और दूसरा नर युग्मक जो है वो जाकर मिलता है ध्रुवीय कोशिका से, जो कोशिका भ्रूणकोश के केंद्र में है, और वो जो है उसको बोला जाता है द्वितीय निषेचन, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसको, त्रिक संलयन, द्वितीय निषेचन त्रिक संलयन। त्रिक संलयन क्यों कह रहे हैं, 3 अगुणित केंद्रक मिल गए। अब जो पहला जो निषेचन हुआ उससे द्विगुणित कोशिका बनी, वो तो बनता है पादप का भ्रूण, और त्रिक संलयन से जो कोशिका बनी, 3 गुणित कोशिका जो बनी द्वितीयक निषेचन, उसके वो बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश। अब 2 शब्द हैं, देखो ध्यान रखना, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश तो डेवलप होता है बीजांड में, बीजांडसन कोशिकाओं से जो कोशिकाएं हैं उनसे मर्दूतक कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके बीजांड वो बनता है, वो तो बनता है भ्रूणकोश। और भ्रूणपोष क्या बनेगा, द्वितीय निषेचन के बाद में, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो कोशिका बनी 3n, उससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म प्राथमिक भ्रूणपोष, और प्राथमिक भ्रूणपोष डेवलप होता है भ्रूणपोष के अंदर। तो बीजांड में बीज और पादप का भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों होते हैं।
तो बीजांड बन गया, बीजांड में क्या क्या बना, पादप का भ्रूण और भ्रूणपोष, और इन दोनों को मिलाकर बीजांड की जो आवरण है, अध्यावरण, बीजांड की जो अध्यावरण है वो इसके ऊपर है बीजावरण बना देते हैं। बीजांड के जो अध्यावरण है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, बीजावरण में। तो बीजांड बन गया बीज, और बीज के अंदर दो चीजें, एक तो भ्रूण है और एक भ्रूणपोष है, और ये अध्यावरण दो होते हैं। तो वो बीज की दो परत बन जाती है, टेस्टा और टेगमेन जो बोलते हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल, बीज के ऊपर दो आवरण बन जाते हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल जो दोनों बन जाती हैं। तो यहां से जो अपन ने बताया, बीजांड द्वार ध्रुव पर 3 अगुणित कोशिका अंड समुच्चय बनाती हैं, इनमें से एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका कहलाती हैं। तो ये यहां तक का जो अपन ने बताया, ये तो सारा बताया अपन ने युग्मक निर्माण, जो स्थिति बताई, युग्मक निर्माण की जो स्थिति बताई अपन ने। अब इनमें से अब जो नरयुग्मक यहां पर पहुंचेंगे तो होगी निषेचन क्रिया। तो युग्मक निर्माण के बाद में सेकंड स्टेप जो अपन ने बताई थी, निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसमें पहला पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण से परागनली बनती है। वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण से परागनली बनती है। यह परागनली वर्तिका की लंबाई में वृद्धि करते हुए बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड तक पहुंचती है। परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि रसायन अनुवर्ती क्रिया है। रसायन अनुवर्ती क्रिया है, रसायन अनुचलन है ये, उसके रसायन अनुचलन है, उसकी सहायता से ये वहां तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है। परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। जो परागकण के अंकुरण हुआ उससे बने, उसका केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मक बन जाते हैं। परागनली सामान्यतः बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। तो परागनली जो है वो बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है सामान्य रूप से, और बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। अब यहां पर जाकर क्या होगा, बीजांड के भ्रूणकोश में परागनली से नर युग्मक मुक्त होते हैं, नर युग्मक मुक्त होते हैं। तो जैसे ही परागनली बीजांड में पहुंच जाती है, अब वहां से उनके परागनली से नर युग्मक मुक्त हो गए भ्रूणकोश के अंदर, और इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, जिसे प्राथमिक निषेचन कहा जाता है, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, जिसे प्राथमिक निषेचन
कहा जाता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है जिसे प्राथमिक निषेचन कहा जाता है। इसे वास्तविक निषेचन भी कहते हैं। प्राथमिक निषेचन को क्या नाम देते हैं भाई? वास्तविक निषेचन भी कहते हैं। प्राथमिक निषेचन से निर्मित द्विगुणित कोशिका युग्मनज। तो प्राथमिक निषेचन से जो द्विगुणित कोशिका बनेगी युग्मनज से पादप भ्रूण का विकास होता है। पादप भ्रूण का विकास होता है। ये तो आ भाई प्राथमिक निषेचन के बाद में जो स्थिति बनी। और जो दूसरा जो नरयुग्मक है, एक नरयुग्मक तो ये हो गया। द्वितीय नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका को निषेचित करता है। ये ध्रुवीय कोशिका को निषेचित कर रहा है और इसे कहा जाता है द्वितीयक निषेचन। इसे द्वितीयक निषेचन व त्रिक संलयन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। बताओ ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं? भाई ध्रुवीय कोशिका 2n है और नरयुग्मक n है, दोनों मिलकर कैसा हो गया 3n। और ये निषेचन सेकंड नंबर पे हो रहा तो द्वितीय निषेचन है, वह त्रिक संलयन कहा जाता है। त्रिक संलयन से निर्मित त्रिगुणित कोशिका त्रिक संलयन से निर्मित त्रिगुणित कोशिका को प्राथमिक भ्रूणपोष कहा जाता है। और इससे भ्रूणपोष का विकास होता है। तो निषेचन में जो अपन ने देखे, जो नोट कराया मैंने, उस पर ध्यान दो एक बार। यहां से जो मैंने बताया था कि परागनली से अंकुरण से परागकण के अंकुरण से परागनली बनी। परागनली में 2 नरयुग्मक होते हैं और ये नरयुग्मक जो है जनरली परागनली का प्रवेश होता है बीजाणु द्वार से। ये निभागी प्रवेश क्षेत्र हो गया। निभागी में 3 बताई अपने प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहाँ हो गया अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में 1 अंडाणु, बाकी 2 सहायक कोशिका, अंडप एक तो, और बीच के अंदर हो गई 2n कोशिका जो अपन नाम दे रहे हैं ध्रुवीय कोशिका। अब दो नरयुग्मक पहुंचेंगे। एक नरयुग्मक तो जाके मिलेगा अंड कोशिका से, वो तो बताया अपने प्राथमिक निषेचन, वो तो बनता है भ्रूण युग्मनज। दूसरा नरयुग्मक जाके मिलता है पोलर न्यूक्लियाई जो ध्रुवीय कोशिका, उसमें जाकर मिलता है तो 2n और 3n हो जाता है, वो त्रिक संलयन कहलाता है। और इन दोनों से निर्मित जो है त्रिक संलयन से जो निर्मित होती है वो बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष। तो भ्रूण बन गया और भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष डेवलप होगा।
ये दोनों बीजांड के अंदर स्थित हैं। बीजांड के जो अध्यावरण है वो बीजावरण बन जाता है, वो बन जाते हैं बीजावरण। तो बीजांड के जो अध्यावरण है वो बीजावरण बन जाता है। तो यहां तक जो अपन ने बताया निषेचन क्रिया के बाद में तीसरा बताया अपन ने, तीसरी स्टेप थी बीज व फल का निर्माण। पादप के लैंगिक जनन में दो स्टेप बताई अपन ने, नर और मादा युग्मक का निर्माण, दूसरा निषेचन क्रिया, तीसरा बीज व फल का निर्माण। तो यहां जो मैं बता रहा हूं बीजांड में युग्मनस से भ्रूण व प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो एक तो भ्रूण बन गया और एक बन गया भ्रूणपोष, ये दोनों। इस प्रकार बीजांड में भ्रूण व भ्रूणपोष, बीजांड में भ्रूण और भ्रूणपोष पाए जाते हैं। और बीजांड के अध्यावरण जो अपन ने बताए थे, बीजांड के अध्यावरण से बीजावरण बन जाते हैं। बीजावरण बन जाते हैं। बीजावरण दो होते हैं, बाह्य बीजचोल और अंतः बीजचोल, ये दो बनते हैं। तो बीजाणु जो बनते हैं वो दो बनते हैं भाई, एक तो बनता है बाह्य बीजचोल और एक बनता है अंतः बीजचोल, टेस्टा और टेग्मा। ये बनते हैं। अब ये दोनों आवरण जो बन गए किसके ऊपर बन गए भाई, बीज के ऊपर। तो इस प्रकार बीजांड किसमें परिवर्तित हो गया, इस प्रकार बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड के चारों ओर उपस्थित, बीजांड के चारों ओर उपस्थित वो क्या है भाई, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, वो फल में परिवर्तित होता है। तो ध्यान रखना, बीजांड से बनता है बीज, परिवर्तित होता है बीज, और अंडाशय से परिवर्तित होता है फल। अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति कहलाती है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित होती हैं जो तीन त्रिस्तरीय होती है भाई। जो त्रिस्तरीय होती है। तो एपी मीजो और एंडोड्रम, एपिड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, ये तीनों जो जो अंडाशय भित्ति है उसके अंदर तीनों पाई जाती हैं। तो अंडाशय भित्ति किस में बताओ, अंडाशय भित्ति किस में कन्वर्ट हो गई, फल भित्ति में।
बीजांड के जो अध्यावरण थे वो किस क्या बन गए, बीज का आवरण, और अंडाशय की जो भित्ति थी वो बन गई फल भित्ति। तो इस प्रकार से बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का परिवर्धन होता है। ये तीसरी स्टेप जो अपन ने बताई लेंगे एग्जाम में। अब ये जो फल है ना, फल का परिवर्धन, तो परिवर्धन के आधार पर फल निम्न दो प्रकार के होते हैं। परिवर्धन के आधार पर फल निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो नाम दिया जाता है भी सत्य फल, और एक नाम दिया जाता है भी असत्य फल। एक तो नाम देते हैं सत्य फल और एक क्या नाम देते हैं, असत्य फल। सत्य फल अंडाशय से परिवर्धित फल। अंडाशय से जो फल परिवर्धित होगा वो फल कौन सा कहलाएगा भाई, सत्य फल कहलाएगा। और जनरली फल इसी प्रकार से परिवर्धित होते हैं। तो अंडाशय से परिवर्धित फल है सत्य फल। जनरली इसी प्रकार के फल पाए जाते हैं। सामान्यतः यही परिवर्धन होता है, यही फल परिवर्धन होता है। तो इसके एग्जाम्पल में ले लें अपन, आम, अनार, पपीता, लीची, अमरूद, ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने जैसे बताए। असत्य फल अंडाशय किस पे स्थित होता है अभी, अपन ने बताया था अपने जो पादप का जो पुष्प जब बताया था उसका पुष्प का आधार बताया था पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के सारे भाग जुड़े होते हैं पुष्पासन के ऊपर, और इसमें सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है अंडाशय। तो अंडाशय व पुष्पासन, अंडाशय और उसके साथ में जोड़ दें पुष्पासन। अंडाशय व पुष्पासन से विकसित फल, वो कौन से फल कहलाते हैं भी, असत्य फल कहलाते हैं। और इनमें जनरली जो खाने वाला भाग होता है वो पुष्पासन होता है। एग्जाम्पल में बात करें अपन, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, अनानास, काजू भी आता है इसमें। तो ये जो फल हैं वो कौन से फल हैं भाई, असत्य फल हैं। असत्य फल की स्थिति क्या है ये ध्यान रखना कि जो अंडाशय से परिवर्तित फल है वो कहलाता है सत्य फल, और जनरली फल इसी प्रकार के होते हैं, सत्य फल ही होते हैं। और अंडाशय के साथ में पुष्पासन भी शामिल हो जाए फल परिवर्तन के दौरान, उनको बोला जाता है असत्य फल। और असत्य फल में खाने वाला मेन भाग होता है पुष्पासन। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, अनानास इसमें आता है। तो सेब में जो अपन देखते हैं जो खाने वाला भाग है ना, बारगुदा, या नाशपाती में देखें अपन, ये सारा का सारा क्या है, पुष्पासन है जो अंडाशय के साथ में परिवर्तित हो गया। तो अंडाशय फल से परिवर्तित फल कौन से हो गए, अंडाशय से परिवर्तित फल तो हो गए सत्य फल, जो जनरली इसी प्रकार के फल बनते हैं। और अंडाशय के साथ में पुष्पासन से बनने वाले वो कौन से हो गए भी, असत्य फल। तो ये बीज और फल का परिवर्तन जो अपन ने बताया। अब इसी फल के अंदर देखो अपन अलग अलग स्थिति बताते रहते हैं। बीज में अपन देखें, बीज के प्रकार में अगर बात करें, बीज के प्रकार में एक तो नाम दिया जाता है भ्रूणपोषी और एक नाम देते हैं अभ्रूणपोषी। एक तो नाम देते हैं अभ्रूणपोषी बीज और एक नाम दिया जाता है भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज, जैसा नाम से आ रहा है अभ्रूणपोषी का मतलब ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, यानी जब बीज का डेवलपमेंट होता है ना उसी दौरान भ्रूणपोष पूरा का पूरा यूज कर लिया जाता है, तो उसमें भ्रूणपोष की कोई मात्रा नहीं बचती है। बीज परिवर्धन के दौरान
संपूर्ण भ्रूणपोष प्रयुक्त हो जाता है, संपूर्ण भ्रूणपोष प्रयुक्त हो जाता है। अर्थात भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, ऐसे चीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, वो है अभ्रूण। और इसके एग्जाम्पल में आता है बीजपत्री पादप। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, बाजरा है, अरंडी है, इस तो एक बीजपत्री वाले जो आ गए वो सारे आते हैं भ्रूणपोषी बीज। बीज परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष प्रयुक्त नहीं होता, संपूर्ण भ्रूणपोष प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आ गया द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री। तो जैसे अपन देखते हैं चना मटर वगैरह इस तरह के, तो एक तो भ्रूणपोषी और एक क्या नाम देते हैं भाई, भ्रूणपोषी। इस तरह से नाम दिए जाते हैं बीज के प्रकार, जो तरह से बोलते हैं। एक परिभ्रूणपोषी भी होता है, परिभ्रूणपोषी। बीज के चारों ओर भ्रूणपोष की उपस्थिति, और एग्जाम्पल अपन बात करें लीची, लीची में बीज के चारों ओर मांसल आवरण एरिल पाया जाता है, मांसल आवरण एरिल पाया जाता है। और ये जो एरिल होता है ना, वो खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग। एरिल जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। लीची में जो उसके चारों ओर मांसल आवरण पाया जाता है, वो सारा का सारा क्या है, परिभ्रूणपोष है। और इस काली मिर्च में भी बताते हैं, तो ये एरिल के रूप में होता है, वो पाया जाता है। अब इसी तरह से जो फल होते हैं ना, फल में भी देखो अपन ने बताया, एक तो परिवर्तन के आधार पे दो नाम दिए, एक तो नाम दिया सत्य फल और एक नाम दिया असत्य फल। इसी प्रकार से उसमें जो फल हैं उनको दो प्रकार से नाम देते हैं, एक तो बोलते हैं शुष्क फल और एक बोलते हैं सरस फल। अब शुष्क और सरस में मतलब क्या हो गया, सरस तो हो गए गूदेदार मांसल, ठीक है, रसीले फल जो होते हैं वो तो सरस फल होते हैं। और शुष्क फल के अंदर जो अपन बता रहे हैं रसीले वाली, वो स्थिति नहीं आती है। और शुष्क में भी फिर स्फोटनशील, अस्फोटनशील, इस प्रकार से अलग अलग बताते हैं। तो वो लास्ट में आपको एक टेबल में नोट करवा दूंगा टिकट्स में, ताकि उसमें आप देख सको कौन कौन से फल किस तरह से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अपन ने पादपों में लैंगिक जनन आज कंप्लीट किया है। लैंगिक जनन के प्रकार में अपन ने अलैंगिक जनन की विधियां बताई थी, उसके बाद में लैंगिक जनन अपन ने जंतुओं में पहले डिस्कस कर लिया था। पादपों में अपन ने उस समय मैंने बोला था कि जैसे ही पुष्प पढ़ाऊंगा उसके साथ में इसको जोड़ूंगा, तो वो टॉपिक यही मैंने साथ में क्लियर कर दिया है। तो पादपों में अपन ने देखो जो पॉइंट अभी पढ़े, पुष्प पादप में सामान्य भागों की जानकारी, जिसमें अपन ने तना, जड़, पत्तियां और पुष्प, इनकी संरचना और अपन ने साथ में जनन पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अपन पादपों में पोषण, जिसको अपन नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया। और उसके बाद में पादपों में जो सामान्य, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र ऐसा उसमें खास होता नहीं है, कुछ उत्सर्जन की विधियां जैसे उसमें आता है। और एक श्वसन में अपन ने जो एटीपी की बात करते हैं, तो श्वसन में एटीपी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में वायवीय श्वसन है, समान रूप से ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसको भी अपन अलग अलग एटीपी निर्माण जो है वो सारी स्टेप नोट करवाएंगे। तो
पादप की जो संरचना है पुष्पी भागों की, वो सारा तो अपन ने पढ़ा। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे भाई, वो डिस्कस करेंगे अपन उन पादपों में पाए जाने पादपों के अंदर पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, इन तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे। पोषण को नाम देते हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस। तो बताओ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जैसा नाम से आ रहा है प्रकाश संश्लेषण जो अपन बात करेंगे, ये डिस्कस जो ये पॉइंट जो है अपने पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।